आवाज आ रहा है? Can you hear me? आवाज आ रहा है तुमको? Can you hear me? आवाज आ रहा है आप लोगों को मेरा? Can you hear me? Just give me a thumb or put a message. Can you hear me? Okay. बाकी लोगों को आ रहा है आवाज? Put a message if you are able to hear me so that we can start now. आ रहा है क्या आवाज बाकी लोगों को? Give me a reply. Okay. चलो, let's start. So, welcome to the YouTube channel Tuto Physics once again. Today we are going to discuss the very important chapter as far as this subject is concerned, and it's electrostatics, है ना? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ा है ना? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, वही बस इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन बिफोर दैट एक बहुत मतलब वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर with the very important law, that is Gauss law. Based on this we are having the three application. तो क्या कहता है Gauss law? That the electric flux coming out of the closed surface which is denoted by phi, इसके दो इक्वेशंस है, वो दोनों इक्वेशंस हम यहाँ पे लिखेंगे, that this electric flux phi is equals to charge divided by epsilon 0, q by epsilon 0, right, where epsilon 0 is nothing but permittivity of free space, right? So ये एक इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, से इक्वेशन नंबर 1, and the second equation is what, that phi is equals to, since it is been applied for the closed loop, so it is closed loop integration of E bar dot ds bar,
What is E bar? E bar is nothing but the electric field intensity, whereas this ds bar is nothing but the differential surface area, right? So E bar dot ds bar, closed loop integration of E bar dot ds bar is nothing but phi. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट विल गेट इज phi is equals to क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, मतलब ये दोनों वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ई बार डॉट डी एस बार बिकम्स ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा. So directly you can apply this equation as well, where theta is nothing but the angle. थीटा क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन, दैट इज नॉर्मल ड्रॉन एट डीएस, है ना? तो वो जो डीएस बार रहेगा और ई बार, इनके बीच का ये एंगल रहेगा. एप्लीकेशन में देखेंगे इसको. सो दिस इज व्हाट द गॉस लॉ. ठीक है, चलो इसके एप्लीकेशन देखते हैं. तो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर. ठीक है, सब लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? यस, वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ रिप्लाई. ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आवाज ही नहीं आ रहा है. क्लियरली दिख रहा है सबको वीडियो? ओके, गुड इवनिंग. चलो ठीक है. तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर, राइट? अब यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब क्या? तो जहां जिसके सरफेस पे हर जगह पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे. ये हमारा इनिशियल जो चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो है, राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या स्फीयर जो है वो हमारा अंदर का है, जिसके ऊपर मैंने येलो कलर की पॉजिटिव चार्ज शो किया. पॉजिटिव शो करना है पॉजिटिव करो, नेगेटिव करना है नेगेटिव करो, कोई दिक्कत नहीं है. बस पॉजिटिव अगर शो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्फीयर होनी चाहिए, और अगर नेगेटिव शो की तो टुवर्ड्स द स्फीयर होनी चाहिए. ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये हमारा मेन स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है. अब ये इसने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अवे फ्रॉम द स्फीयर. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एरोज हमने ड्रॉ किए हैं. अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ ऑन अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो हमने क्या किया, ये इस जगह पे एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, राइट. इस पॉइंट पे, पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द स्फीयर से, स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर इतने डिस्टेंस पे, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे. अब ये स्मॉल आर जो पॉइंट है वो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी, हर जगह पे रहेगा. इसलिए हमने क्या किया, ये गॉस लॉ जो है ये गॉसियन सरफेस के ऊपर ही अप्लाई होगा. इसीलिए ध्यान में रखना कि जो पॉइंट पी हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, वही पॉइंट पी यहाँ पे भी रहेगा, वही पॉइंट पी इतने डिस्टेंस पे रहेगा, वही पॉइंट पी यहाँ पे भी रहेगा, इतने डिस्टेंस पे भी रहेगा, इस डिस्टेंस पे भी रहेगा, इस डिस्टेंस पे भी रहेगा, इस डिस्टेंस पे भी रहेगा. तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक गॉसियन सरफेस मिलता है, एंड दैट इज नथिंग बट अ स्फीयर. तो दिस इज नथिंग बट द गॉसियन स्फीयर और गॉसियन सरफेस, रिमेंबर दिस, राइट. तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें ये जो दूसरा स्फीयर मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द गॉसियन स्फीयर और गॉसियन सरफेस भी बोल सके इसको. ठीक है, अब करेंगे क्या, जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी का जो सरफेस रहेगा वो कितना रहेगा, वो बहुत छोटा रहेगा. तो लेट अस आई ड्रॉ सरफेस ऑफ इट विच इज नथिंग बट डीएस, डिफरेंशियल सरफेस एरिया जिसको हम कहेंगे. तो ये डिफरेंशियल सरफेस एरिया रहेगा. ठीक है, ई बार की डायरेक्शन यहाँ पे भी कैसी है, द डायरेक्शन ऑफ ई बार इज अगेन सेम, ये है ई बार.
आपने पॉइंट पी को यहाँ पे भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ई बार के ही डायरेक्शन में पी बार, सॉरी पॉइंट पी लिया है, मतलब पॉइंट पी से ही वो ई बार ट्रेवल कर रहा है। डीएस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल एरिया ऑफ दिस पॉइंट पी, ठीक है। तो हम जो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे ये गॉसियन सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट, एंड दैट गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट द आउटर स्फीयर, राइट। गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट द आउटर स्फीयर। तो हम यहाँ पे फटाफट गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। क्या कहता है गॉस लॉ? दोनों इक्वेशंस का यूज करना, है ना, इजी है, प्रोटोकॉल सेम रखना, ठीक है। सो बाय गॉस लॉ, गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज नथिंग बट इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, डब्बे में डाल दो इसको, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अप्लाई करो, ऑल्सो दैट phi is equals to closed loop integration of E bar dot ds bar, which is nothing but equals to closed loop integration of E into ds into cos of theta। अब ये cos of theta में theta क्या है? theta is nothing but the angle between E bar and normal drawn at ds, मतलब डिफरेंशियल एरिया जो है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया ऑफ पॉइंट पी, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, उसके ऊपर का ये नॉर्मल रहेगा, राइट। और वो नॉर्मल कैसा रहेगा, किस तरीके से जाएगा? इट विल बी लाइक दिस। तो ये हो जाएगा डी एस बार, ठीक है। तो डी ई बार जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में डीएस बार भी है, राइट। ई बार के ही डायरेक्शन में डीएस बार है, मतलब दे विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर। ओवरलैप कर रहे मतलब दे विल बी पैरेलल विद ईच अदर, और पैरेलल अगर है तो एंगल कितना रहेगा? जीरो रहेगा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे? जीरो रख देंगे। तो व्हाट विल गेट? सो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो ई इंटू डी एस ही बचेगा। अब ई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल लेने को कहा है हमें, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सिमेट्री के कारण और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस ई को बाहर निकाल दो, ई विल बी टेकन आउटसाइड। बचा क्या? क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू डीएस का इंटीग्रेशन आएगा एस, दैट मींस सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या आएगा? कौन सा स्फीयर पे है? ये आउटर स्फीयर, मतलब गॉसियन स्फीयर के ऊपर है, तो गॉसियन स्फीयर का ही सरफेस एरिया, एंड दैट बिकम्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर इतने डिस्टेंस पे पॉइंट पी गॉसियन सरफेस पे है, इसलिए स्मॉल आर आएगा। दिस इज नथिंग बट फाई। ये पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इस और दूसरे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। तो व्हाट विल गेट? तो इक्वेट अगर करते हैं तो इक्वेटिंग RHS of equations 1 and 2, what will get? इक्वेशन हमें E फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पहले लिखते हैं। देयरफॉर E into 4 pi r square is equals to Q by epsilon 0 it is, ठीक है। अब ये Q मतलब क्या है? कौन से स्फीयर के ऊपर हमने अप्लाई किया है? वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है इनर स्फीयर, तो उसकी उसकी चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? उस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी विल बी डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ऑब्वियसली सरफेस एरिया, राइट। तो सरफेस एरिया के लिए एस
सरफेस एरिया लिख लेते हैं, और सरफेस एरिया इसका क्या रहेगा, क्यू बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि कैपिटल आर ये उसकी रेडियस है जिसके ऊपर, जिस स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ से क्यू अगर निकालते हैं तो सिग्मा की तरफ चला जाएगा, तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, सॉरी, क्यू के जगह पे ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कुछ कैंसिल वगैरह होगा यहाँ पे, राइट। क्या हो रहा है कैंसिल, 4 पाई कैंसिल हो गया, राइट। तो ये E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये आर स्क्वायर इधर नीचे जाएगा, तो सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें दो छोटी छोटी कंडीशंस है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, राइट। पहली केस, इफ पॉइंट P is on the surface of a charged sphere, चार्ज स्पीयर के सरफेस के ऊपर अगर है, चार्ज स्पीयर मतलब स्मॉल आर, देयरफॉर स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, है ना, क्योंकि पॉइंट पी का डिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट किया है, और अब वो चार्ज स्फीयर के ऊपर है, तो चार्ज स्फीयर की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, मतलब स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर। तो ये अगर हमने इसको इक्वेशन में रख दिया तो E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर रखेंगे, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3, राइट। तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसल, तो E की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन वेरी सिंपल, इफ पॉइंट P is inside the sphere, inside the charged sphere, देन अगर ये वही इनसाइड द चार्ज स्फीयर है, इसका मतलब क्या है कि स्फीयर के अंदर जो कोई चार्ज है ही नहीं ना, वो उसके सरफेस के ऊपर है। अब चार्ज नहीं है मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं रहेगी, तो देयरफॉर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, सिंस चार्ज इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे सिग्मा की जगह पे जीरो रख दिया, या यहाँ पे सिग्मा की जगह पे जीरो रख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जीरो इनटू एनीथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो, so this therefore E will be equals to 0. This is from, again from equation number 3, right. तो ये this is what the electric field intensity as far as the uniformly charged spherical shell or sphere is concerned. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity due to an infinitely long straight charge wire। अब चार्ज वायर बोला है तो वायर का शेप कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल, इसलिए हमने ये सिलेंडर ड्रॉ किया ब्लू कलर का। इस ब्लू कलर के सिलेंडर के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज शो करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। फिर इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। फिर सेंटर से या इसकी एक्सिस जो है, दिस इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, राइट। सेंटर से जो ट्रेवल कर रही है उस एक्सिस से स्मॉल आर इतने डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट पी को अज्यूम कर लिया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही उस पॉइंट पी। अब ये यहां से इधर पॉइंट आर इतने डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, तो इधर से भी आर इतने डिस्टेंस पे पॉइंट पी रहेगा, ये यहाँ पे भी पी रहेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे पी रहेगा, यहाँ पे भी पी रहेगा, यहाँ पे भी पी रहेगा। ये सभी पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो
एल इतने लेंथ का एक सिलेंडर हमें मिलेगा, जिसको हम गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने लाइन से जो ड्रॉ की थी वो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट पॉइंट पी, और यहाँ पे उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये येलो कलर का सिलेंडर तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, हम वापस से गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो बिफोर अप्लाइंग गॉस लॉ ये पॉइंट पी का सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये हो जाएगा डीएस, राइट। और वापस से परपेंडिकुलर आने वाला है, तो ये परपेंडिकुलर को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ही देता हूँ पहले, तो ये परपेंडिकुलर जो आएगा वो ये हो जाएगा, इस एक्सिस से या सेंटर ऑफ द सिलेंडर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, तो ये परपेंडिकुलर जो रहेगा दिस इज नथिंग बट डी एस बार, है ना। डीएस बार इज नथिंग बट द नॉर्मल ड्रॉन एट डीएस, डीएस के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ किया है वो है डीएस बार। ठीक है, नो, अब हम क्या करेंगे, वापस से हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सबसे पहले पहला वाला लॉ अप्लाई कर दो, तो बाय गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन जीरो, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, दैट क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, मतलब ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। वापस से कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कैसे जा रही है, इज अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, इस तरीके से, और इसी ई बार के डायरेक्शन में डीएस बार है, राइट। तो वापस से दे विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर, कोइंसाइडिंग ईच अदर, मतलब पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल मतलब एंगल जीरो, तो देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो होता है 1, तो सिमिलरली ये फाई विल बी इक्वल टू, वापस से यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसको बाहर कर दिया, इंटीग्रेट क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, राइट, एंड फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन इज एस, और ये सरफेस एरिया इस गॉसियन सरफेस का क्या आएगा, गॉसियन स्फीयर का, दैट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, क्रॉस सेक्शन ये इसका कैसा रहेगा, सर्कल, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर एंड इट इज स्मॉल एल, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सो फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ई यहाँ पे है, इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे अगेन, तो दिस इक्वेशन बिकम्स, देयरफॉर इसकी राइट हैंड साइड पहले लिखेंगे, तो इट इज ई इंटू 2 पाई आर एल विल बी इक्वल्स टू, इधर क्या है क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, ई फाइंड आउट करना है, तो ई, ओके, बिफोर दैट क्यू की वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा क्यू, यहाँ पे सर लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी is denoted by lambda which is equals to charge per unit length, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा इंटू एल, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो देयरफॉर E इंटू 2 पाई आर इंटू एल विल बी इक्वल टू चार्ज इज लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ये चार्ज के जगह पे लैम्बडा इंटू एल रख दिया, राइट। कुछ कैंसिल वगैरह होगा वो कैंसिल कर देंगे, तो ये एल एल कैंसल, ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर, नीचे चला जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन जीरो, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। राइट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट में हमने क्या किया, एक प्लेन रेक्टेंगुलर शीट ले ली, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस स्टोर कर दिए, मतलब सैचुरेट कर दिए। इसकी बैक, इसके पास कितने सरफेसेस रहेंगे, दो फ्री सरफेसेस रहेंगे, एक जो हमें दिखाई दे रहा है, एक पिछले वाला, मतलब उधर साइड में भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। राइट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यहां से अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, जो हमें यहाँ पे सिलेंडर के फॉर्म में मिलता है, तो दिस इज नथिंग बट ई बार, ये दोनों तरफ रहेगी, है ना, दिस इज ऑल्सो ई बार। राइट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी आर सपोज टू बी कैलकुलेटिंग इज फ्रॉम सेंटर टू हियर एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी ले लिया और इधर साइड से पॉइंट पी डैश ले लिया। राइट, तो पी और पी डैश दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी। तो ये जो है, ये एल इतने डिस्टेंस पे या आर इतने डिस्टेंस पे, तो ये भी आर इतने डिस्टेंस पे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो आर, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी 2r, है ना। तो ये जो येलो कलर का, अब हमने क्या किया, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये इसका डिफरेंशियल सरफेस एरिया, इसका भी डिफरेंशियल सरफेस एरिया ले लिया, दिस इज नथिंग बट ds, ये हो गया ds, और इधर भी आ गया ds। राइट, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें ds बार भी लगेगा, तो वो ds बार भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो दैट ds बार विल बी, इस जगह से ये यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्मल आएगा, तो दिस इज ds बार, और यहां से इसके ऊपर नॉर्मल आएगा, तो दिस इज नथिंग बट ds बार। वापस से एंगल e बार और ds बार ये ओवरलैप कर रहे, कोइंसाइड कर रहे, पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच का एंगल इज अगेन 0, है ना। तो अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस मतलब सिलेंडर हो गया। राइट, दिस इज नथिंग बट द गॉसियन cylinder as a Gaussian surface। ठीक है, तो बाय गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E phi is equals to charge per unit epsilon 0, again call this as equation number 1, right। Also this is closed loop integration, sorry, phi is equals to closed loop integration of E bar dot ds bar। लेकिन अब ये E बार डॉट ds बार ये सिर्फ किसी एक साइड का आएगा क्या, नहीं, पॉइंट P के ऊपर ही कहीं नहीं आएगा, P डैश का भी आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस इज ड्यू टू P प्लस अगेन क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट ds बार आ जाएगा ड्यू टू P डैश, इट इज, ठीक है। सो देयरफॉर phi इज इक्वल्स टू, अप्लाई कर देते हैं, तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट ds बार मतलब E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा ड्यू टू P प्लस क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा ड्यू टू P डैश। राइट, वापस से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, सॉरी 1, cos of theta is equals to cos of 0 will be equals to 1, तो ये बचा क्या, phi is equals to इंटीग्रेशन, क्लोज लूप इंटीग्रेशन E into ds ड्यू टू P प्लस क्लोज लूप इंटीग्रेशन ड्यू टू P डैश E into ds। E कांस्टेंट है, तो phi E बाहर आ जाएगा, एंड क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब सरफेस एरिया, और रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया हम डिनोट करते हैं a से, प्लस E यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ ये ds का भी इंटीग्रेशन
एरिया ए ही आएगा, मतलब ये हो गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, तो फाइव विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ई इंटू ए हो गया. So this is equation number 2, right? Equation 1 or 2, इनकी again left hand side what it looks like up same, so we will equate the right hand side here. So therefore equating RHS of equations 1 and 2, so what will get, ये 2 times EA है, तो 2 times E into A will be equals to Q by epsilon 0. हमें E चाहिए तो E will be equals to Q by 2A epsilon 0. ठीक है, वी कैन से दिस एज इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पे भी चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, सो बट sigma, that is surface charge density, will be equals to charge per unit area. तो चार्ज की जगह पे Q की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा. ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो दिस इक्वेशन 3 बिकम्स E is equals to sigma into A divided by twice A epsilon 0, राइट. ये A यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, A gets cancelled, so E will be equals to sigma by 2 epsilon 0. So this is the final equation of electric field intensity due to a rectangular plane sheet. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली रिलेटेड विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक सोर्स चार्ज ले लिया विच इज एट ओरिजिन ओ, राइट. इस सोर्स चार्ज के वजह से इसका चार्ज ऑब्वियसली प्लस रहेगा, क्यू लिखा है मतलब प्लस क्यू इट इज. यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी रहेगी? इज अवे फ्रॉम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ई बार, और ई बार के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा, दैट इज एफ ई बार आएगा, राइट. तो ई बार और एफ ई बार इनकी डायरेक्शन सेम है. इसके इस पूरे पाथ में कहीं तो भी एक टेस्ट चार्ज है ना. ये क्यू मतलब क्या होता है? सोर्स चार्ज, राइट. और ये क्यू, ये वाला क्यू मतलब क्या होता है? दिस इज अ टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो टेस्ट चार्ज इट इज, राइट. अब हमें करना क्या है, ये ए इस पोजीशन पे R1 इतने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ओ से R1 इतने डिस्टेंस पे है, उसको ए से बी इस पोजीशन पे लेके आना है. ठीक है, ओ ए से बी इस पोजीशन पे हमें इस चार्ज पार्टिकल को लेके आना है, मतलब इधर से इधर. अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब R1 से R2, दिस डिस्प्लेसमेंट इज क्वाइट लार्ज. तो हम करते क्या है, हम यहाँ से A से डायरेक्ट B पे न लेके जाते हुए हम वी यूज टू डू इट फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं इसको A से C पे डिस्प्लेस कराता हूँ फॉर द डिस्प्लेसमेंट, फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज dr. ठीक है, dr इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए. ठीक है, अब ध्यान दो, डायग्राम में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्ट कर रहा है टू द राइट हैंड साइड, और हमने डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर दी है ए से सी, और ए से सी मतलब ये कैसी है डिस्प्लेसमेंट? टू द लेफ्ट हैंड, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसके अगेंस्ट हमने डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म की है. और डिस्प्लेसमेंट अगर हो रही है मतलब वर्क परफॉर्म होगा, और यही वर्क हम फाइंड आउट करेंगे और वही वर्क हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी करके चार्ज में स्टोर हो जाएगा, राइट. तो हम करेंगे क्या, वी विल फाइंड आउट द वर्क. तो वर्क का इक्वेशन क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब ये फोर्स कौन सा है? एफ ई बार. तो ये
ठीक है, ये एफ एफ ई बार आ गया, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एफ ई बार डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डी आर, तो इनटू डी आर बार हो जाएगा, राइट। देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा डी आर है तो यहाँ पे क्या आएगा, डी डब्ल्यू आएगा, तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज एफ ई इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, theta is nothing but the angle between this FE and DR. तो FE is directed towards the right side and DR is directed to the left, मतलब इसके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो रख देते हैं, तो दिस इज FE into DR into cos of 180 डिग्री, राइट, एंड cos 180 क्या होता है, cos of 180 is nothing but equals to -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर। अब हमें तो डी डब्ल्यू नहीं चाहिए ना, हमें तो डब्ल्यू चाहिए, तो डी डब्ल्यू से डब्ल्यू लाना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ओवर द लिमिट फ्रॉम, कहां से कहां उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं हम, ए से बी डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस किया है ए टू सी, तो डी आर के लिए वर्क डन फाइंड आउट किया, लेकिन हमें ए टू सी के लिए नहीं चाहिए, हमें ए टू बी के लिए चाहिए, तो ए टू बी की लिमिट लगा देंगे, ए की पोजीशन है आर वन और बी की पोजीशन है आर टू, तो आर वन टू आर टू ये लिमिट आ जाएगी, फ्रॉम आर वन टू आर टू इट इज, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये लिमिट है डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन को लिमिट नहीं लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के साइड में लगाएंगे, इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर ओवर द लिमिट फ्रॉम आर वन टू आर टू इट इज, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, माइनस साइन बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन आर वन टू आर टू, अब ये एफ ई मतलब क्या है, कूलम्स लॉ, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब क्या है, कूलम्स लॉ, एंड व्हाट इज कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2, q1 मतलब सोर्स चार्ज तो इट इज कैपिटल Q, q2 मतलब टेस्ट चार्ज दैट इज प्लस q मतलब स्मॉल q, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, r स्क्वायर इनटू dr एज इट इज, ठीक है। अब इंटीग्रेशन चल रहा है डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, उसको बाहर कर देंगे, तो देयरफॉर डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन R1 टू R2, ये आर स्क्वायर को ऐसे 1/r स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं हमारे पास, तो हम आर स्क्वायर को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो इट बिकम्स r टू द पावर -2 इंटू dr, so therefore w is equals to -1/4 pi epsilon 0 q into small q, r to the power -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन x to the power n into dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1 it is, तो r to the power -2 plus 1 is r to the power -1 upon -1 over the limit from R1 to R2. Therefore, W is equals to, अब ये -1 बाहर निकालते हैं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q, और ये R टू द पावर -1, राइट, R टू द पावर -1 है, ये -1 का लोचा खत्म कर दिया, इधर बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस हो गया, r पावर -1 को नीचे लेके जाएंगे तो इट इज 1/r ओवर द लिमिट R1 टू R2 इट इज, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की लिमिट पुट अप कर देते हैं यहाँ पे, so what we'll get, this is W is equals to 1/4 pi epsilon 0
कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू 1/r, पहले r के जगह पे अपर लिमिट, इट इज 1/r2 माइनस 1/r1 इट इज। तो ये हो गया वर्क डन का इक्वेशन। लेकिन हमें वर्क डन नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो दिस वर्क is stored in the form of electric or electrostatic, whatever you can write, electrostatic potential energy in the charge. So therefore this W or U is nothing but equals to W, and therefore U is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 Q into Q into 1 by R2 minus 1 by R1 it is. This is your electrostatic potential energy. We can call this as, okay, equation number 1. ठीक है। अगर मान के चलते हैं इफ कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 है एंड स्मॉल q मतलब Q2 है, राइट। R1 ये मतलब पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, तो R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और उसको फाइनाइट डिस्टेंस R2 इज इक्वल टू R इस जगह पे रख रहे हैं, लेके आ रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट विल गेट is u is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 small q मतलब q1 इंटू q2 इंटू 1 बाय r2 के जगह पे आएगा r माइनस 1 बाय r1 के जगह पे आएगा इन्फिनिटी। तो 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, 1 बाय r माइनस 0 इज 1 बाय r, राइट। तो 1 बाय r इंटू q1 q2 अपॉन 1 इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी, u विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 into q2 divided by r. This is the electrostatic potential energy of a particle when displaced from infinity to finite distance r against the electric force. ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक के? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारे पास अभी एक इक्वेशन आया था, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U इज इक्वल टू क्या है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाय R, ये है पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं दो तरीके से, राइट। पहला तरीका, पहला मतलब दो हिसाब से हम कर सकते हैं। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R इंटू Q2, है ना। Q2 को बाहर रखा, बाकी सब कुछ ब्रैकेट में डाल दिया। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो दिस इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह पे Q2 को अंदर ले लिया, डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय Q1 इट इज। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देयरफॉर U इज नथिंग बट इक्वल्स टू, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके वजह से आएगा, V ऑफ, ये हो जाएगा V ऑफ R बार, और ये पहले चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो उसको V ऑफ R1 बार लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2, राइट। तो देयरफॉर V ऑफ R1 बार या V1 ऑफ R बार भी लिख सकते थे, तो विल बी इक्वल टू क्या, ये किसके जगह पे आया है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 बाय R,
ये R के जगह पे R1 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। यहाँ पे ये जो आया है U इज नथिंग बट इक्वल टू V ऑफ R2 बार। R2 बार इसलिए लिखा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर Q2 है और ये Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q1 इट इज, एंड देयरफॉर U इज इक्वल्स टू this this is nothing but your electric potential energy, right? और यहाँ से अगर हमने Q V2 of R2, therefore V2 sorry V of R2 बार, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय R2, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आया है, देयरफॉर रिलेशन हमारा ये बिल्डअप हो रहा है दैट U इज नथिंग बट इक्वल्स टू V टाइम्स जनरल इक्वेशन। इन जनरल the equation is V into Q, that is electric potential multiplied by charge is nothing but the electric potential energy, right? So therefore अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया तो U V इज इक्वल टू क्या आएगा, U बाय Q, और U मतलब ही क्या है, W, तो W बाय Q इट इज, है ना। इसको अगर हमने चेंज इन पोटेंशियल के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल्टा V विल बी इक्वल टू डेल्टा U बाय चार्ज और डेल्टा W बाय चार्ज, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डेल्टा V मतलब क्या, इट इज फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रिक इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा U मतलब U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय चार्ज Q विल कैन बी इक्वल टू डेल्टा W मतलब W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय चार्ज Q। So this is change in electric potentialities, ठीक है। The next is relation between electric field and electric potential। electric field मतलब E और electric potential मतलब V, right? तो हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा, we have that work done dW can be equals to force into displacement dr। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये वर्क जो हम परफॉर्म कर रहे थे, राइट, ये वर्क जो हुआ, कैन वी से दिस वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, मतलब निगेटिव वर्क, है ना, ये माइनस साइन आया था, तो बस इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो दिस इज माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर, ठीक है। अब ये एफ ई मतलब ही क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुआ है, या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, सो डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एफ ई के जगह पे मैंने ई बार डॉट डी आर कर सकता हूं, ठीक है। नाउ बट वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, राइट। कैसे सर, ये देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब चार्ज की जगह पे क्यू के जगह पे 1 आ जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू के जगह पे 1 लिखा तो डेल्टा डब्ल्यू बाई 1 इज डेल्टा डब्ल्यू विच इज नथिंग बट डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी के इज सॉरी डेल्टा डब्ल्यू इन सच केस इज डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, है ना, ये डी डब्ल्यू के जगह पे डीवी रख सकते हैं, दैट इज डी डब्ल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू डीवी बाय क्यू होगा, और ये यूनिट चार्ज लिखा है हमने यहाँ पे, राइट। यूनिट चार्ज मतलब क्या है, इसका चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और 1 कूलम अगर यहाँ पे रखते हैं तो इट इज dV
by 1 which gives us dw will be equals to dv. ये वाली वैल्यू हम इधर अगर रखते हैं तो दिस इक्वेशन बिकम्स dw के जगह पे आ गया dv will be equals to minus of E into dr. Relation between electric field मतलब E and electric potential that is dv. So therefore यहाँ से अगर मैं E निकालता हूँ तो E is nothing but equals to what? माइनस ऑफ ये dr को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इट इज dv by dr. This is the relation between electric field and electric potential. ठीक है. अब यहाँ पे आता है जीरो पोटेंशियल. जीरो पोटेंशियल मतलब क्या? पहले पोटेंशियल का इक्वेशन लिख दो. V is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस. अब पोटेंशियल जीरो कब मिलेगा? जीरो कब रहेगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम रहेगा तब, है ना. जीरो पोटेंशियल मतलब क्या है? पोटेंशियल मिनिमम मिलेगा. मिनिमम वैल्यू मतलब, और ये पोटेंशियल इज ऑन द इन द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर मिनिमम कब रहेगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम रहेगा. सो इफ R इज इक्वल टू आर मैक्स मतलब क्या? मैक्सिमम रहेगा कितना रहेगा? इंफिनिटी. तो ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पे रख दी तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? V is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q by infinity it is. So q by anything divided by, yeah, q by infinity is 0. 0 into 1 by 4 pi epsilon 0, 0. So this is V is equals to 0. So zero potential हो गया. ये is at infinity, है ना. कहाँ पे मिलेगा हमें जीरो पोटेंशियल? इट विल बी एट इंफिनिटी. इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब जितना, क्योंकि ये रिलेशन पोटेंशियल का आर के साथ कैसा है? इनवर्स रिलेशन है. मतलब आर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम रहेगा, है ना. एंड वाइस वर्सा. द नेक्स्ट इज नथिंग बट द, अभी हमें फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ एप्लीकेशंस, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिट चार्ज, पॉइंट चार्ज जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट यू कैन से डाइपोल. तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज मतलब क्या? तो हमने वैसे ही कंसीडर किया है, दिस इज अ सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन, राइट. इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टेड इन दिस वे, दैट इज दिस इज ई बार, राइट. और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई बार. इस पाथ में हमने टेस्ट चार्ज कंसीडर कर दिया है क्यू. और ये कैसा है बोलते हैं? पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज मतलब क्या? तो इसका चार्ज हो जाएगा 1 कूलम. इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1 कूलम. तो 1 कूलम वाले चार्ज को हम कहां से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस r पे, मतलब x टू r. और ये x कहां पे है? x की वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम, दैट कुड बी इंफिनिटी. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखा था ना, बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है यहाँ पे भी. क्या करेंगे हम? इनफाइनाइट इंफिनिटी से फाइनाइट डिस्टेंस पे लाने से अच्छा, मतलब a से b लाना है, तो उससे अच्छा हम पहले ये A से B लाना है. तो A से B न लाते हुए हम क्या करते हैं? A से C पे लेके जाते हैं. तो ये Q विल बी इक्वल्स टू 1 कूलम यहाँ पे आएगा. इस दौरान ये A से B बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा. लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे x लिया है इसलिए इसको यहाँ पे dx लेता हूँ. तो dx, आपने r dr ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. पर यहाँ पे इधर r लिया है तो इधर x ही लो, तो इधर dx आ जाएगा. तो हम वापस एफ ई बार इज डायरेक्टेड टू द राइट, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड टू द लेफ्ट, है ना. एफ ई बार की डायरेक्शन राइट साइड है, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट की टू द लेफ्ट है. तो वापस से वर्क डन कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा. सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ ई बार डॉट डी एक्स बार आएगा. सिंस फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वही है काइनेमेटिक्स का, एफ इंटू एक्स. एक्स के जगह पे dx बार आ गया क्योंकि dx बार इस डिस्प्लेसमेंट, dx इस डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. वर्क डन स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इनके बीच में आएगा डॉट प्रोडक्ट. सिंप्लीफाई करते हैं तो dw विल बी इक्वल्स टू fe into dx into cos ऑफ थीटा आएगा.
थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एफ ई बार एंड डी एक्स बार, एफ ई बार टू द राइट, डी एक्स इज टू द लेफ्ट, वापस से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, तो एफ ई इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 180 हो जाएगा, एंड कॉस 180 इज -1, तो वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस एफ ई इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस वर्क डन से टोटल वर्क डन ए टू बी के लिए फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ओवर द लिमिट ऑफ, लिमिट किसकी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की, लिमिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां, ये x टू r, और x की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, डायरेक्टली इन्फिनिटी रख देते हैं, इन्फिनिटी टू r, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यहाँ पे लिमिट नहीं आएगी क्योंकि वर्क डन की लिमिट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है, विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी एक्स, ठीक है, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू, माइनस साइन बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एफ ई, वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू माइन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, ठीक है, Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो W विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, कांस्टेंट है बाहर, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आ जाएगा। कैपिटल Q मतलब क्या है, ओके कैपिटल Q मतलब, चलो मैं इसको इधर सिंप्लीफाई करता हूँ, Q के जगह पे स्मॉल q1, जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल q1 कर दिया, और ये इसको मैं कह देता हूँ q2, ठीक है, तो कैपिटल Q के जगह पे मैंने लिख दिया q1 इंटू स्मॉल q के जगह पे मैंने लिख दिया q2, बाहर निकल गए, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, एक्स स्क्वायर नीचे से वापस ऊपर आएगा, पावर -2 होगा इंटू dx, ठीक है, अब Q1 को Q1 ही रखेंगे, और Q2 की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो उसके जगह पे 1 रख देंगे, तो या फिर इसको Q ले लेते हैं, ओके Q1 इक्वल्स टू Q, ठीक है, तो Q1 के जगह पे Q रख देंगे और Q2 के जगह पे 1 रख देंगे, तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 मतलब है Q मल्टीप्लाइड बाय Q2 मतलब उसका मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 रख दिया, इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, वापस से x टू द पावर -2, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 इज -1, तो x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 ओवर द लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r, ये -1 वापस बाहर निकालेंगे, तो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज q इंटू, ये -1 बाहर हो गया, x टू द पावर -1 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x टू द पावर +1 ओवर द लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू r हो जाएगा। लिमिट पुटअप करते हैं, तो लिमिट क्या आ जाएगी, दिस इज w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, q इंटू 1/r के जगह पे पहले अपर लिमिट है ना, पहले सॉरी x के जगह पे पहले अपर लिमिट दैट इज r, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, this becomes w is equals to 1/4 pi epsilon 0 multiplied by q, 1/r minus 1 by infinity is 0, 1/r minus 0 1/r, q into 1/r is q by r, ये हो गया वर्क डन, और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
तो उसके जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देंगे। सो देयरफॉर वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, ये यहाँ पे Q2 की वैल्यू 1 है, 1 लिखी नहीं है, उधर लिखी थी, तो वो 1 को इधर लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो W/1 है ना, तो W/1 मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज is equal to electric potential due to point charge, and therefore this W will be equals to what? V, which is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by R it is. So this is electric potential due to a point charge. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डायपोल ले लिया। डायपोल मतलब जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू ए पोजीशन पे, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू बी पोजीशन पे। इन दोनों के सेंटर से जो एक्सिस जाएगी उसको हम डायपोल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इन इस डायपोल मतलब इन दोनों चार्जेस के वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो हमने एक सी पॉइंट ले लिया यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे इस डायपोल के सेंटर से। ये डायपोल की लेंथ क्या रहेगी, दिस इज एल एंड दिस इज ऑल्सो एल, तो ट्वाइस एल इज नथिंग बट द लेंथ, राइट। और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का की डायरेक्शन क्या रहती है, दिस विल बी electric dipole moment is denoted by P. P bar is directed from negative charge to the positive charge, मतलब B से A की तरफ, that is minus Q to plus Q, ये डायरेक्ट कहता है, राइट। ये C पॉइंट पे प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट एग्जर्ट होगा, और माइनस Q मतलब B पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जर्ट होगा। तो ये A पॉइंट से C पॉइंट, ये लेट अस से इट इज एट R1 डिस्टेंस एंड दिस इज एट R2 डिस्टेंस, ठीक है, और ये सेंटर से R इतने डिस्टेंस पे है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये C पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो therefore the electric potential due to dipole at C is क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V, तो ये V ड्यू टू प्लस Q प्लस V ड्यू टू माइनस Q, ये लिख देते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना रहेगा, वो Vc बोल सकते हैं। तो Vc इज इक्वल्स टू V बोल देते हैं, V इज इक्वल्स टू, अब प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R होता है, और ये प्लस Q है तो प्लस Q बाय R, इस प्लस Q से C तक का डिस्टेंस कितना है R1, तो R1 आ जाएगा, प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब माइनस Q के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाय R2 इट इज, ठीक है। सो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 1 by 4 pi epsilon 0 Q Q, तो इट इज Q by 4 pi epsilon 0, यहां से बाहर निकाल दो, कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, इट इज 1 by R1, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस 1 by R2 इट इज। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, let us I call this as equation number 1। तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, 1 by 4 pi epsilon 0 ये भी कांस्टेंट है, फिर R1 और R2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बच्चों ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करने की, R1 या R2।
बेटर ऑप्शन R1 फाइंड आउट करो, ठीक है। R1 फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे R1 ये एक ट्रायंगल में है, पर ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल नहीं है जिसमें हम आसानी से कोई भी एक ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कौन सा ट्रायंगल है? दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो फिर बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो डायपोल एक्सिस मतलब क्या कहते हैं, डायपोल एक्सिस के सेंटर से ये जो लाइन ट्रेवल कर रही है, जिसका डिस्टेंस O से C R है, मतलब इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके रख दिया क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां से ये R1 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देने का। कहां से? परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे यहां पे, मतलब एक 90 डिग्री एंगल तैयार कर देंगे, राइट। तो दिस इज नथिंग बट एंगल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री मतलब ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री ही रहेगा, राइट। सिमिलरली R2 की भी जरूरत पड़ेगी। अब R2 यहाँ पे भी वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करेंगे? वापस से सेम, ये B से इस पॉइंट तक के हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये हो गया एंगल 90 डिग्री। और ये एंगल रहता है थीटा। एल और आर इसके बीच का डिस्टेंस जो है, या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और आर इसके बीच का एंगल जो है वो है थीटा। ये अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा रहेगा, अपोजिट एंगल्स। अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट। तो नाउ हम R1 फाइंड आउट करते हैं। तो R1 इज, ये 90 डिग्री के अपोजिट है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये हो गई हाइपोटेनियस। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों के स्क्वायर करके एडिशन। चलो हम पहले साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ये अगर ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, ये थीटा की अपोजिट साइड है, राइट। और 90 डिग्री के अपोजिट ये साइड है ना, जिसकी लेंथ है L। तो थीटा की अपोजिट साइड मतलब साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, तो इट बिकम्स हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और ये वाली साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एडजेसेंट साइड भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी थीटा की, तो ये हो जाएगा L इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा की एडजेसेंट साइड है और 90 डिग्री की अपोजिट ये हाइपोटेनियस हो गई, तो ये हो गया L cos थीटा। ये L cos थीटा मतलब ऑब्वियसली ये भी L cos थीटा ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट ये L हो गया हाइपोटेनियस। तो इस थीटा की एडजेसेंट साइड मतलब L इंटू कॉस थीटा, और थीटा की अपोजिट साइड मतलब ये भी L साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, है ना। तो ये एक साइड आ गई अपनी L साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगी? ये यहाँ पे मैं D ले लेता हूँ और यहाँ पे E ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं R1 स्क्वायर, बिफोर R1 स्क्वायर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। R1 फाइंड आउट करना है मतलब AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये हो गया इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर, दैट इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर मतलब AC क्या है? R1 है, तो उसकी जगह पे R1 रख दिया, R1 स्क्वायर हो गया। AD मतलब क्या है? L साइन थीटा, उसका स्क्वायर मतलब L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस CD मतलब क्या? ये CD अगर फाइंड आउट करना है तो ये OC माइनस OD हो जाएगा, है ना। इधर लिखता हूं OC माइनस OD का स्क्वायर, तो ये R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OC की वैल्यू क्या है? OC इज R, तो R माइनस OD इज L cos थीटा, R माइनस L cos ऑफ थीटा इसका स्क्वायर, OD की वैल्यू L cos थीटा उसका स्क्वायर, A माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा?
एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस 2 into r into l into cos of theta that is twice ab plus l square cos square theta it is. अब क्या कर सकते हैं, r1 स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए देयरफॉर r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पहले टर्म से और आखिरी के टर्म से एल स्क्वायर कॉमन है ना, ये एल स्क्वायर इधर भी है, एल स्क्वायर इधर भी है, एल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1, राइट। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर r स्क्वायर है तो ये r स्क्वायर लिख दिया प्लस एल स्क्वायर लिख दिया प्लस माइनस ट्वाइस आर एल कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा है ना, आर स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर ये एल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया वो लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बचेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस 2 RL कॉस ऑफ थीटा, माइनस 2 RL कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। एंड देयरफॉर r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहां से आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, शॉर्ट डाइपोल मतलब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने करेंगे शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो उसके लिए हम आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, राइट। तो ये आर स्क्वायर को अगर मैंने बाहर कर दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाहर निकला बचा 1 प्लस इधर एल स्क्वायर है सर, आर स्क्वायर तो है नहीं लेकिन एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बचेगा 1 ही, राइट। तो वो न्यूमरेटर वाला आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल एल स्क्वायर, माइनस इधर ऑलरेडी एक आर है तो सिर्फ आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर, ठीक है। बट फॉर शॉर्ट डाइपोल ये एल की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी रहेगी देन दैट ऑफ द आर, सो देयरफॉर एल बाय आर ये रेशो जो है ये इज वेरी स्मॉल, और ये अगर बहुत छोटा है तो देयरफॉर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये अगर बहुत छोटा है तो देयरफॉर एंड नेग्लेक्टेड, इसको हम निग्लेक्ट करेंगे, निग्लेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इट टेंड्स टू 0 होता है, तो इसके जगह पे 0 रख देंगे तो r1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू ब्रैकेट 1 प्लस ये एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हट जाएगा उसके जगह पे 0 आएगा तो माइनस माइनस 2l cos ऑफ थीटा बाय आर, हमें r1 स्क्वायर नहीं चाहिए, r1 चाहिए, एक्चुअली r1 भी नहीं चाहिए, हमें 1 बाय r1 चाहिए, तो पहले r1 निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट लेके, तो स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट both sides, so what we'll get r1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज r1 इज इक्वल टू r स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज r इनटू इसका स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होता है स्क्वायर रूट मतलब, तो ये इनटू 1 माइनस ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा बाय आर, उसका पावर हो जाएगा 1/2, ये हो गया R1, लेकिन हमें R1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1/R1, तो वो 1/R1 फाइंड आउट करते हैं।
तो 1/r1 मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से रेसिप्रोकल ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो r1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/r1 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट राइट हैंड साइड जो है वो 1 के डिनोमिनेटर में डाल दो, तो इट बिकम्स 1/r इंटू 1 माइनस ट्वाइस l cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r टू द पावर 1/2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को वापस ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 1/r1 इज इक्वल टू 1/r into 1 minus twice L by R into cos of theta to the power minus 1/2 हो जाएगा। 1/r1 के साथ हमें क्या चाहिए, 1/r2 भी, तो यहां से डायरेक्ट अभी 1/r2 लिखने का, सिमिलरली करके क्या आएगा, सिमिलरली 1/r2 इज इक्वल टू 1/r, इक्वेशन विल बी सेम, बस माइनस की जगह पे क्या कर देना, प्लस कर देना। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले 1/r1 निकालो। ठीक है, तो प्लस ट्वाइस l बाय r cos ऑफ थीटा, बाकी सब कुछ एज इट इज, पावर में माइनस 1/2 भी एज इट इज। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ 1/r2। अब ये 1/r1 और 1/r2 यहां से उठाएंगे, कहां पे रखेंगे, ये इक्वेशन 1 में, q/4πε0 वाले, राइट, तो रख देते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, v इज इक्वल टू q/4πε0 इंटू 1/r1, 1/r1 क्या है, ये है, दिस इज 1/r1 एंड दिस इज 1/r2। तो 1/r1 की वैल्यू लिखता हूँ 1/r इंटू 1 minus twice L by R cos of theta to the power minus 1/2, ये 1/r1 रख दिया, प्लस माइनस 1/r2, तो माइनस 1/r इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस L by R इंटू cos of theta to the power minus 1/2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 1/r कॉमन है, बाहर कर देंगे, तो v इज इक्वल टू q/4πε0, r वैसे भी डिनोमिनेटर में है तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में r, इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस ट्वाइस l बाय r cos ऑफ थीटा टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस ट्वाइस l बाय r cos of theta to the power minus 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते समय अब यहाँ पे आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा। क्या कहता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, वैसे ध्यान में रखना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 अप टू, इट विल मूव अप टू इंफिनिटी, राइट। और दूसरी टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो वैल्यू यही रहेगी, बस साइन अल्टरनेटली प्लस माइनस करते जाना। मतलब पहली टर्म क्या है 1, तो वो पॉजिटिव रहेगी, दूसरी nx है उसको निगेटिव कर दो nx,
इसके डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं, तो प्लस माइनस वापस से प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर ये प्लस के बाद माइनस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस सो ऑन, अल्टरनेटली प्लस माइनस देते जाने का। तो ये वाला इक्वेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मतलब 1 के जगह पे बराबर 1 है, माइनस एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, ट्वाइस एल बाय आर कॉस थीटा, और एन के जगह पे क्या है, -1/2। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो देयरफॉर वी वी विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ब्रैकेट के अंदर ये इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स मतलब पहले 1 माइनस एन, एन की वैल्यू क्या है, -1/2, तो -1/2 इंटू एक्स, एक्स किसके जगह पे है, ट्वाइस एल बाय आर कॉस थीटा, तो ट्वाइस एल बाय आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एन एक्स हो गया, प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो ट्वाइस एल बाय आर कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो इट बिकम्स 4 इंटू एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को अब भी थोड़ी देर पहले हमने इग्नोर किया था, ये एल बाय आर इज वेरी स्मॉल, तो एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, तो उसको हमने इग्नोर किया था। राइट, एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को यहाँ पे अगर इग्नोर किया तो इधर भी निग्लेक्ट कर ही सकते हैं, है ना। तो यहां से आगे एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एल क्यूब बाय आर क्यूब वो और छोटा आएगा, एल पावर फोर आर बाय आर पावर फोर और छोटा आएगा, तो उन सबको इग्नोर करेंगे, तो वो यहां से आगे वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस ट्वाइस एल बाय आर, 1 माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस पहले एन, एन की वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 इंटू एक्स, एक्स मतलब है ट्वाइस एल बाय आर कॉस थीटा, ट्वाइस एल बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं, फिर क्या है, माइनस, दूसरा ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस, 1 प्लस है, तो 1 प्लस के लिए क्या है, 1 प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है, वापस से -1/2, तो -1/2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ट्वाइस एल बाय आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, वापस से एल क्यू एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब आगे स्क्वायर क्यूब वाली टर्म्स जीरो हो जाएंगी। राइट, इसको क्लोज, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो v विल बी इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बचा क्या, एल बाय आर कॉस ऑफ थीटा, माइनस इंटू 1 -1, माइनस इंटू -1/2 प्लस 1/2, ये 2 भी यहाँ पे कैंसिल, बचा क्या, प्लस एल बाय आर, तो एल बाय आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये +1 -1 यहाँ पे कैंसल, ये यहाँ पे 2 कैंसल हुआ था, यहाँ पे भी 2 कैंसल हुआ था। राइट, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या बचा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है,
एल बाय आर कॉस थीटा प्लस एल बाय आर कॉस थीटा, 2 एल बाय आर कॉस थीटा, तो 2 एल बाय आर कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल वगैरह होगा, क्या कैंसिल हो रहा है? ये टू जा नहीं, इसको कैंसिल नहीं करते, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, राइट। इधर का एक आर रह गया, राइट। तो देयरफॉर दिस बिकम्स V इक्वल्स टू, ये Q इंटू ट्वाइस एल मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज P, P divided by 4 pi epsilon 0 into R square into P cos of theta हो गया ये। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, that is V is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into P cos of theta divided by R square। इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 आएगा। डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है अगर ध्यान देके करते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें दो कंडीशंस हम अप्लाई कर देते हैं कि अगर ये पॉइंट सी, ध्यान दो, ये पॉइंट सी अगर ये डाइपोल एक्सिस पे है, मतलब बी पॉइंट पे है या ए पॉइंट पे है ना, बी पॉइंट पे है या ए पॉइंट पे है, तो यहाँ पे अगर है तो पी बार का इस आर बार के साथ वाला एंगल कितना रहेगा? 0। और अगर ये ए पे है तो इट बिकम्स 180 डिग्री, है। तो डाइपोल एक्सिस के लिए वो हम अप्लाई कर देते हैं, और अगर वो यहाँ पे है सेंटर में अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, तो दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, है ना। तो 0, 180 और 90, इसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पी आर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो पी आर कॉस थीटा, ये क्योंकि थीटा जो है ये पी डाइपोल मोमेंट और आर इसके बीच का एंगल है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज, P इंटू आर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये लिखना पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर को r से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट बिकम्स r क्यूब, राइट। एंड देयरफॉर दिस v विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into p r cos theta, मतलब दिस बिकम्स p बार क्रॉस, सॉरी, p बार डॉट r बार अपॉन r क्यूब हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, राइट। एंड देयरफॉर अब यहाँ पे कुछ केसेस अप्लाई कर देते हैं। केस 1, केस 1 क्या होगी? फॉर एक्सियल पोजिशंस, एक्सियल पोजिशंस मतलब दैट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, राइट। तो इसको कहां पे रखेंगे? इक्वेशन 2 से फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में थीटा के जगह पे 0 और 180 रखेंगे, तो इट बिकम्स v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 180 इज -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग एक्सियल पोजीशंस इज प्लस माइनस p by 4 pi epsilon 0 into r square it is, this is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वही अगर इक्वेटोरियल लाइन पे अगर हम देखते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आएगा? ये
इक्वेटोरियल पोजीशन पे केस 2 फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर रखते हैं तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो सिंस cos of 90 is equals to 0. So this is your electric potential due to a dipole. The next is electric potential due to system of charges. System of charges में बहुत सारे charges हैं. तो हमने Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn ये चार्ज पार्टिकल्स ले लिए, उन सब की पोजीशंस R1, R2, R3, R4 अप टू Rn है, और इन सब के ऊपर के वजह से पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जर्ट हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V, ये हो जाएगा V1 मतलब पहले चार्ज पार्टिकल के वजह से, प्लस दूसरे के वजह से V2, प्लस तीसरे के वजह से V3, प्लस डैश डैश अप टू nth के वजह से Vn हो जाएगा, है ना. इसको V ऑफ R1, V ऑफ R2, V ऑफ R3 अप टू V ऑफ Rn ये भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे, और V इज इक्वल्स टू V ऑफ R1 बार प्लस V ऑफ R2 बार प्लस V ऑफ R3 बार प्लस डैश डैश अप टू V of Rn bar, right? And therefore V will be equals to, what is V1? V1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. तो 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 हो जाएगा ये पहले पार्टिकल के वजह से, तो Q1 by R1 प्लस 1 by 4 pi epsilon 0 इंटू Q2 by R2 हो जाएगा, प्लस 1 by 4 pi epsilon 0 Q3 by R3 हो जाएगा, प्लस डैश डैश अप टू 1 by 4 pi epsilon 0 Qn by Rn हो जाएगा, एंड देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 कॉमन है बाहर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 प्लस डैश डैश अप टू Qn बाय Rn ये हो जाएगा, and that is a summation series, so V will be equals to 1 by 4 pi epsilon 0 इनसाइड द ब्रैकेट समेशन, कहां से कहां वेरी हो रहा है, एक वेरिएबल ले लेंगे I 1 से n तक के, तो 1 to n Qi by Ri. So this is electric potential due to system of point charges. ठीक है, सिंपल सा है ये. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. 2 पॉइंट चार्जेस मतलब इनिशियली हमारी सिस्टम कैसी है, खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है. मान के चलते हैं ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये एक चार्ज पार्टिकल है Q2. बोथ आर प्रेजेंट से फॉर एग्जांपल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है, अब इन्फिनिटी डिस्टेंस से Q1 को अगर हमने वहां से उठाया और यहाँ पे लाके रख दिया, यहाँ पे हमने Q1 को लाके रख दिया, ठीक है, और उसको हमने सिचुएट कर दिया ओरिजिन से कुछ R इतने डिस्टेंस पे, R1 इतने डिस्टेंस पे, इसका डिस्टेंस हो गया R1, पोजीशन वेक्टर हो गया ये, इसको R1 बार कह सकते हैं, राइट. तो Q1 इज नो, पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने इसको Q1 को लाया तो यहाँ पे कुछ कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था. मतलब इधर इस Q1 को
असेंबल करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ी या किसी के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, है ना, क्योंकि उसको अपोजिशन ही नहीं था ना। तो वर्क डन इन, तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर Q1 को जब हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस R1 पे असेंबल किया, उस समय पे हमें इस सिस्टम में Q1 के या कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं था, और कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं था इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था जिसके अगेंस्ट हमें इसको Q1 को असेंबल करना पड़ा। मतलब कोई भी हमें वर्क परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आर, सॉरी V इंटू क्यू। अब V इज absent, तो मतलब जीरो है, तो जीरो इंटू क्यू जीरो। तो देयरफॉर वर्क डन, हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी, हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट। सो वर्क डन इन असेंबलिंग अ चार्ज Q1 is zero. Q zero because V is equals to zero. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो वर्क डन Q1 को असेंबल करने के लिए जो वर्क डन हमें जरूरत पड़ेगी उसको W1 बोल देते हैं, एंड दैट W1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो इट इज, है ना। ये जीरो क्यों हुआ? क्योंकि सिंस W इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई है ही नहीं, था ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए वो जीरो रख दिया, तो जीरो इंटू क्यू इज जीरो। ठीक है, ये W1 हो गया। नाउ द वर्क डन, अब हमें क्या करना है, वर्क डन इन असेंबलिंग Q2। अब Q2 को भी Q1 के जगह पे असेंबल करना पड़ेगा, लेकिन Q1 बैठने देगा क्या? मतलब Q1 अपने पास उसको असेंबल होने देगा क्या? नहीं। तो फिर Q2 जो है वो यहां से निकल के किसी दूसरी जगह पे हमें असेंबल करना पड़ेगा। लेट अस से दिस इज Q2। ये Q2 को हमने असेंबल कर दिया यहाँ पे, इस जगह पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ R2। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, can we say this is nothing but, according to the triangle law of vector addition, it is R1 to bar, है ना। तो therefore the work done, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रह गया, वो करें Q1 from infinity to R1, right? So the work done in assembling the charge Q2 from infinity to R2, है ना, इंफिनिटी से R2 इतने डिस्टेंस पे। अब ये जो Q1 जब यहाँ पे असेंबल हुआ, उसने अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर दिया, दैट इज V ऑफ R1 बार विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू इनटू द स्पेस, दैट इज 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1। ये जनरेट कर दिया। मतलब इस Q2 को जब हमें असेंबल करने की नौबत आई, तो इस Q1 के अगेंस्ट, मतलब Q1 इसको अपोज करेगा, Q1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस Q2 को यहाँ पे आने से रोकेगा, अपोज करेगा, तो Q2 को दूसरे किसी जगह पे हमें असेंबल करना पड़ा। सो द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू R2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, फील्ड ड्यू टू Q1, क्योंकि Q1 अभी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ड्यू टू Q1 इज, क्या हो जाएगा, W2 विल बी इक्वल टू, W इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो इट बिकम्स V ऑफ R1 बार मल्टीप्लाइड बाय Q2, चार्ज Q2 लेके आ रहे हैं, तो W2 विल बी इक्वल टू V ऑफ R1 बार क्या आएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R1 इंटू Q2 इट इज। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई अगर करता हूं तो व्हाट आई विल गेट,
therefore W2 can be written as 1 by 4 pi epsilon 0, 1 by 4 pi epsilon 0 into, हाँ क्या आएगा, Q1 Q2, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, ये Q1 Q2 न्यूमरेटर में आया तो यहाँ पे R, ये R मतलब डिस्टेंस किसके बीच का आएगा, Q1 और Q2 के बीच का, और Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, R12, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे R12 डिवाइडेड बाय R12। तो दिस इज वर्क डन, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, राइट। तो हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, पहले टोटल वर्क डन फाइंड आउट करते थे। तो टोटल वर्क डन मतलब W, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12 हो जाएगा ये, एंड देयरफॉर W विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाय R12। ये हो गया W, और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो U इज इक्वल टू W, तो देयरफॉर U इज इक्वल टू सेम, दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12 इट इज। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 point चार्जेस। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। अब एन पॉइंट चार्जेस मतलब क्या, तो अभी लॉजिकली ध्यान दो सब लोग, ठीक है। पहले चार्ज पार्टिकल की वजह से वर्क डन आ गया 0, दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से वर्क डन W2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाय R12 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर W3 ये क्या आएगा, अब जब तीसरे चार्ज पार्टिकल को हम असेंबल करने जाएंगे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 और Q2 ने जनरेट किया हुआ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, V1 सॉरी V ऑफ R1 बार मल्टीप्लाइड बाय Q3 को असेंबल करना है तो मल्टीप्लाइड बाय Q3 आएगा, प्लस Q2 भी असेंबल्ड है ऑलरेडी, तो इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q2 दैट इज R2 बार मल्टीप्लाइड बाय Q3 हो जाएगा, राइट। सो विल बी इक्वल टू 1, V ऑफ R1 क्या आ जाएगा, इट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R1 इंटू Q3 प्लस ये आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 बाय R2 इंटू Q3। अब ये Q3 को अंदर ले लेते हैं दोनों जगह पे, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12, 1 और 2 इसके बीच का डिस्टेंस R12, प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू Q3, Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R23 हो जाएगा ये, R23। So this is the work done due to in assembling the charge Q3 against the electric potential due to charge 1 and charge 2। अब क्या करेंगे, अब फोर्थ चार्ज पार्टिकल को अगर लेके आएंगे तो वो फोर्थ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्ट वर्क डन हम लिख सकते हैं, कैसे, देयरफॉर W4 will be equals to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा तो Q1 किसके ऊपर, Q2 के Q4 के ऊपर डिवाइडेड बाय R14 हो जाएगा ये, प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 का भी आएगा तो Q2 बाय Q2 इंटू Q4 डिवाइडेड बाय R24 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W4। ऐसे करते करते सारे पेयर्स आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U नथिंग बट इक्वल्स टू टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा,
यहाँ पे हम इसको समेशन के फॉर्म में, ये समेशन सीरीज ही है ना, तो 1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा, ये 1/4πε0 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, Q1 Q4 सॉरी Q1 Qn अपॉन आखिरी का पार्टिकल nth पार्टिकल रहेगा, तो Q1 Qn अपॉन R1n प्लस Q2 Qn बाय R2n प्लस डैश डैश अप टू Qn-1 इंटू Qn के nth पार्टिकल के पहले का n-1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय Rn-1 इंटू n हो जाएगा, राइट। तो ये समेशन सीरीज को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो u इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू द ब्रैकेट समेशन, दो वेरिएबल्स है इसलिए i और j, और सारे पेयर्स आ जाएंगी इसलिए ऑल पेयर्स लिख देंगे, qi qj डिवाइडेड बाय rij। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एन पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड में है चार्ज, ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर है तो देयरफॉर वर्क डन W क्या आ जाएगा एक्सटर्नल फील्ड के लिए, तो ये एक्सटर्नल फील्ड जो है ये नोन चार्ज पार्टिकल, अननोन चार्ज पार्टिकल किसी के भी वजह से रह सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड द कंडीशन इज व्हाट कि जिस चार्ज पार्टिकल को हम असेंबल कर रहे हैं उसके वजह से उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अफेक्ट ना हो, है ना। तो सो दैट, तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज जो है इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जिन चार्ज पार्टिकल्स को हम असेंबल करेंगे उन चार्ज पार्टिकल्स के वजह से कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज Q against the electric potential is W will be equals to क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट V, so V of you can consider R multiplied by the charge Q, ये हो जाएगा वर्क डन, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब U इज इक्वल टू W, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V ऑफ R multiplied by charge, so this is your electric potential energy or electrostatic potential energy in that case, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, टू चार्जेस बोला है अभी, तो टू चार्जेस की वजह से पहले चार्ज की वजह से हमें पता चल गया अभी W1 इज इक्वल टू, स्टेटमेंट्स वैसे ही लिखने के, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इतना ही कंसेप्ट बता रहा हूँ, स्टेटमेंट जैसे हमने इसके पहले लिखे वैसे लिखते जाने की। तो वर्क डन ड्यू टू इन असेंबलिंग द फर्स्ट चार्ज into the external electric field is the charge, the electric field due to first charge that is V of R1 bar multiplied by that charge that is Q1, ठीक है, ये हो जाएगा पहले चार्ज पार्टिकल को असेंबल करने के लिए लगने वाला वर्क डन, एंड the work done in assembling the charge Q2 against the external, sorry, against the electric field
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज Q1 एंड एक्सटर्नल फील्ड, राइट, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट भी, तो एक्सटर्नल फील्ड इज क्या आएगा, वर्क डन W2 इज इक्वल्स टू, अब पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, मतलब ये हो जाएगा V ऑफ R1 बार इंटू Q2, ये हो गया एक्सटर्नल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R1 के वजह से, Q1 के वजह से जो प्रोड्यूसर है वो Q2 के ऊपर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि Q1 ऑलरेडी असेंबल्ड है और उसने स्पेस में अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया है, तो वो Q1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q2 के ऊपर एक्सर्ट करेगा, प्लस एक्सटर्नल फील्ड मतलब V2 ऑफ R या V ऑफ R2 बार, V ऑफ R2 बार मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2, ठीक है, तो ये हो गया W2। फिर क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वर्क डन को ऐड कर दो, तो देयरफॉर टोटल वर्क W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 एंड which is nothing but electrostatic potential energy W U which is equals to W will be equals to W1, W1 क्या है ये V of R1 बार into चार्ज Q1 प्लस ये V ऑफ R2 बार पहले लिख देता हूँ इसका, तो V ऑफ R2 बार इंटू चार्ज Q2 प्लस V ऑफ R1 बार इंटू चार्ज Q2, ठीक है, एंड देयरफॉर U इज इक्वल टू, ये पहले दो टर्म्स एज इट इज लिख देने के, V ऑफ R1 बार इंटू Q1 प्लस V ऑफ R2 बार इंटू Q2 प्लस ये V ऑफ R1 बार क्या है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R1 इंटू Q2, है ना, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट किया, तो वो, एंड देयरफॉर दिस U विल बी इक्वल्स टू V ऑफ R1 बार इंटू Q1 प्लस V ऑफ R2 बार इंटू Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12 हो जाएगा, तो दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर असेंबलिंग द टू चार्ज पार्टिकल्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अब डाइपोल के वजह से क्या होगा, तो एक डाइपोल कंसीडर करना पड़ेगा सबसे पहले, तो लेट अस आई कंसीडर द डाइपोल इन दिस वे, ठीक है, मैंने ये डाइपोल कंसीडर कर दिया, इसकी जो इनिशियल पोजीशन है ये है एट थीटा 0, तो थीटा 0 इज नथिंग बट इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब ये एक्सटर्नल फील्ड में है ई बार, तो होगा क्या, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मतलब यहाँ पे एक चार्ज रहेगा प्लस क्यू और एक रहेगा माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, या ऊपर प्लस क्यू लिखा तो नीचे माइनस क्यू लिखेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जब एग्जर्ट करेगी तब ये डाइपोल जो है ये मूवमेंट परफॉर्म करेगा, वो जब मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो वो किस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करेगा, मतलब ये रोटेट होगा, इसके ऊपर टॉर्क एग्जर्ट करेगा, और जब ये टॉर्क एग्जर्ट करेगा तो इट विल बिहेव इन दिस वे,
मतलब ये माइनस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया, प्लस क्यू इधर गया, और इनके बीच का एंगल हो गया थीटा, राइट। मतलब वो थीटा जीरो से थीटा डिस्प्लेस हो गया ड्यू टू द टॉर्क। अब ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको एंगुलर मोशन मिल गई। तो एंगुलर मोशन मिल गई किसके वजह से? एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, है ना, टॉर्क की वजह से। और हमने उसको बैलेंस करने के लिए, नल पोजीशन पे लाने के लिए, उसके इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर दिया, राइट, जो उसको बैलेंस कर देगा। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब ही क्या होती है? वर्क डन से फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू, फोर्स कौन सा है यहाँ पे? टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है, मतलब आ जाएगा टाउ, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। लेकिन वापस से हम क्या करेंगे? हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे, मतलब थीटा की जगह पे आएगा डी थीटा, और इधर आ जाएगा डी डब्ल्यू। ठीक है, तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा जीरो टू थीटा, ये क्या हो जाएगा? उसको, उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। सो देयरफॉर द वर्क डन इन displacing the dipole from theta 0 to theta in the external field is क्या आएगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन कहां से कहां? थीटा जीरो टू थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट थीटा जीरो टू थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, है ना। टाउ बार इज इक्वल टू म्यू बार क्रॉस बी बार होता है, राइट। तो इट इज म्यू बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर यू कैप, दिस इज टाउ बार, राइट। लेकिन हमें टाउ बार नहीं, उसका मैग्नीट्यूड की जरूरत है उसके। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। यूनिट वेक्टर को हटा देंगे, मतलब डायरेक्शन को हटा दिया, तो टाउ के जगह पे क्या आएगा? म्यू बी, म्यू के जगह पे एम बी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एम बी इंटू साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो म्यू बी कांस्टेंट हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू बी बाहर आ जाएगा, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर द लिमिट थीटा जीरो टू थीटा। लिमिट रख देंगे, माइनस को बाहर निकाल देता हूं, तो देयरफॉर W is equals to minus mu b into cos ऑफ थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ थीटा जीरो, इट इज माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू म्यू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा जीरो, ये माइनस मल्टीप्लाई करके ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाली टर्म पहले लिख दी, कॉस ऑफ थीटा जीरो माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन, और यही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल्स टू वर्क डन, तो यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट इज म्यू बी इनटू कॉस ऑफ थीटा जीरो माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं, केस 1, इफ इनिशियली थीटा जीरो इज इक्वल टू, ये थीटा जीरो जैसे मैंने यहाँ पे पहले शुरुआत में लिया है ना, यहाँ पे क्या लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री अगर हमने थीटा जीरो की वैल्यू रख दी, तो क्या आएगा?
theta 0 is equals to 90 degree, that is perpendicular to the electric field. So therefore u is equals to, ये इक्वेशन 1 में रखेंगे तो म्यू बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा. This is from equation 1 and therefore u is equals to cos 90 क्या होता है 0, 0 minus cos theta, it becomes minus mu b cos of theta. इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है तो स्केलर है, तो माइनस साइन एज इट इज cos थीटा आया है तो इट इज म्यू बार डॉट बी बार. अगर आपने कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू से नॉट डिनोट करते हुए एम से डिनोट किया तो इट बिकम्स माइनस ऑफ एम बार डॉट बी बार हो जाएगा, राइट. और केस 2 क्या है, केस 2 इज इफ थीटा 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो u इज इक्वल्स टू म्यू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा 0, मतलब 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा. तो देयरफॉर u की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू बी इंटू कॉस 0 इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा ये. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी म्यू बी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. Okay, the next is nothing but the capacitors. Capacitor is what? The device, the electronic device which when current flows through it, it will store the energy, it will get charged, right? Exponentially charging होता है. तो इसके दो कॉम्बिनेशन, मतलब इसका इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, that Q is nothing
कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहता है, दो पैरेलल प्लेट्स रहती है, इसके बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल डी रहता है, इसका एरिया ए रहता है, राइट। तो ये इसमें से जब करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन मान के चलते इफ इट इज दिस, तो करंट एंटरिंग द प्लेट विल बी एट हायर पोटेंशियल, लिविंग द प्लेट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। ऑब्वियसली एक्सटर्नल सप्लाई देने के बाद ही ये सब कुछ होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज वो स्टोर करेगा ये इनटू द बिटवीन दिस टू, ये डीसी चार्ज को स्टोर करता है, मतलब डीसी पोटेंशियल से ये चार्ज होता है, राइट। मतलब ये हो जाएगा Q, राइट। तो देयरफॉर दिस Q इज डायरेक्टली, ये Q किसके ऊपर डिपेंड करता है, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एंड इफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या रहेगा, ये दिस इज नथिंग बट V। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा उतना ही चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकलता है तो इक्वल टू आता है, और एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय V। सो Q इज इक्वल टू होता है CV, एंड देयरफॉर यहाँ से C अगर फाइंड आउट करते हैं तो इट इज Q बाय V। charge divided by electric potential is nothing but the capacitance, so Q divided by V अगर करेंगे तो C मिल जाएगा। ठीक है, इसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन देखते हैं। उसमें से मतलब वो दो कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज कैपेसिटेंस एंड पैरेलल कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन। तो पहला है सीरीज। अब सीरीज में क्या होगा, जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज दे देंगे इसमें से करंट फ्लो होगा, लेट अस से I is that current which is flowing through the circuit। अब सीरीज में हमें पता है कि करंट सेम रहता है, मतलब यहाँ से भी आई ही फ्लो होगा, यहाँ से भी आई ही फ्लो होगा, राइट। तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब क्या, तो इसके पास प्लस क्यू ये चार्ज आएगा, इसके पास माइनस क्यू, इसके पास प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू, इसके पास प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू, ये चार्ज आएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। अब सीरीज में करंट कांस्टेंट है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या आएगा, तो पोटेंशियल के लिए ये जो पोटेंशियल है ये इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस में डिवाइड होगा। मतलब क्या, तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल आएगा V1, दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस में आएगा V2, तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस में आएगा V3। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 3 कैपेसिटर्स। तो जो डिवाइड हो रहा है या जो वेरी हो रहा है ना, उसका इक्वेशन तैयार करने का है, ये लॉजिक ध्यान में रखना। करंट कांस्टेंट है तो करंट का इक्वेशन नहीं बनेगा, पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो उसका इक्वेशन तैयार करने का। मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। यहाँ से V का इक्वेशन अगर तैयार करते हैं तो Q बाय C हो जाएगा। तो ये यहाँ पे V मतलब क्या हो जाएगा, Q बाय C, और ये C मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं लिख देता हूँ इसको CS। विल बी इक्वल्स टू, चार्ज तो हर जगह पे सेम है, Q1 सॉरी Q, तो V1 मतलब क्या हो जाएगा, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, इस तरीके से। और यहाँ पे ये चार टर्म्स है, चारों टर्म्स में Q Q Q Q है, कैंसिल कर दो तो आपको रिजल्टेंट इक्वेशन फट से मिल जाएगा। तो 1 by CS, that is series combination of capacitance is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। ये तीन कैपेसिटर्स के लिए हो गया, पर ये 1 by CS की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 1 by CS will be equals to LCM आ जाएगा C1 C2 C3। अब डिनोमिनेटर, यस, एलसीएम को पहले टर्म के राइट हैंड साइड के पहले टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो C1 कैंसिल होके बचेगा क्या, C2 C3। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2 C3 प्लस C2 को छोड़ के C1 C3 लिख दो, प्लस C3 को छोड़ के C1 C2 लिख दो। तो देयरफॉर CS विल बी इक्वल टू, रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड से, तो इट इज C1 C2
C3 divided by C1 C2 plus C2 C3 plus C1 C3. So this is द कॉम्बिनेशन। अगर दो कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इज फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। ये क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो दिस बिकम्स 1/CS इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, राइट। तो यहाँ पे C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2, तो ये 1/CS, तो CS इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स हो जाएगा। और अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में है तो फिर ये कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, फॉर n नंबर ऑफ capacitors in series, the equation becomes 1 by CS is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus up to 1 by Cn हो जाएगा। and if C1 is equals to C2 is equals to C3 is equals to सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू अगर सेम है, दैट इज C, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डैश डैश अप टू 1/C। तो 1/CS इज इक्वल्स टू n टाइम्स 1/C आ गया, है ना, n नंबर ऑफ टाइम्स C, 1/C मतलब n/C, और हमें चाहिए CS, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो C/n। यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इट इज n टाइम्स C सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ से जैसे ही ये सप्लाई वोल्टेज दे देंगे, इधर से एक करंट फ्लो होगा I, यहाँ तक के I आएगा, ये I C1 में से फ्लो होगा इसका कुछ पार्ट, तो ये हो जाएगा I1, C2 में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा I2 और C3 वाला हो जाएगा I3, राइट। तो यहाँ पे करंट एंटरिंग विल बी प्लस Q1 माइनस Q1, चार्ज, करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है तो चार्ज भी अलग अलग प्रेजेंट रहेगा। दिस विल बी प्लस Q2 माइनस Q2, दिस विल बी प्लस Q3 माइनस Q3, इस तरीके से अलग अलग चार्ज। लेकिन ये सारे कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो तीनों के तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये भी V रहेगा सप्लाई वोल्टेज जितना, ये भी V ही रहेगा सप्लाई वोल्टेज जितना, और ये भी V ही रहेगा सप्लाई वोल्टेज जितना। ठीक है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले टर्म का इक्वेशन बनाएंगे क्या, नहीं, करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट का इक्वेशन तैयार कर दो। So therefore current I will be equals to what, I1 plus I2 plus I3। अब I करंट की एडिशन कर देंगे, टोटल करंट मतलब ये I1 plus I2 plus I3 हो जाएगा। अब I के ही करंट के ही फ्लो होने की वजह से चार्ज स्टोर हो रहा है, तो therefore I के जगह पे लिख दो Q, I is equals to dq by dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट और चार्ज, तो I is equals to dq by dt, मतलब ही q by t रहता है। तो करंट भी न्यूमरेटर में, चार्ज भी न्यूमरेटर में, तो I के जगह पे Q लिख दिया, I1 के जगह पे Q1 कर दिया, I2 के जगह पे Q2 कर दिया प्लस Q3, राइट। ये सिग्निफिकेंस हो गया। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो इस Q के जगह पे आ गया CV इज इक्वल टू Q1 के जगह पे C1 इंटू V, क्योंकि सभी के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम है, राइट। तो Q1 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये हो जाएगा, राइट। तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स में V कॉमन है, चारों में V कैंसिल हो गया, तो C, अच्छा, ये हो जाएगा CP, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। तो CP विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2
प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे कैपेसिटर्स की क्या कर देने की एडिशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और इंडक्टर सेम रहता है, पैरेलल के लिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और इंडक्टर सेम रहता है, और इन दोनों का उल्टा होता है यहाँ पे। यहाँ का जो पैरेलल है वो दोनों में इंडक्टर और रेजिस्टर में सीरीज का रहता है, और यहाँ का जो सीरीज है वो उनमें रहता है पैरेलल। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। फॉर n number of capacitors, n number of capacitors in parallel, this Cp will be equals to C1 plus C2 plus C3 plus dash dash up to Cn हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर इफ ये सभी की वैल्यू सेम है, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू डैश डैश अप टू Cn, इफ इट इज इक्वल्स टू C, तो देयरफॉर Cp पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस डैश डैश अप टू C विल बी इक्वल्स टू Cp इज इक्वल्स टू n टाइम्स C। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दैट इज n, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, तो कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हो गया, बड़ी सी डायग्राम ड्रॉ की है मैंने, राइट। इसकी ये प्लेट, इसको हम इंसुलेटेड प्लेट बोल देते हैं। एक प्लेट इंसुलेटेड रहती है, एक ग्राउंडेड रहती है। इंसुलेटेड प्लेट और ये ग्राउंडेड प्लेट है, ठीक है। हमने ये इंसुलेटेड है तो इस इंसुलेटेड प्लेट के इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मान के चलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये इंसुलेटेड होने की वजह से इधर कोई भी अपोजिट चार्जेस का इंडक्शन नहीं होगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इधर साइड में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे, एंड इज लाइक दिस। और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये तो ग्राउंडेड है, राइट, ये इंसुलेटेड नहीं है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर इंडक्शन होगा अपोजिट चार्जेस का, एंड इट इज दिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेकंड प्लेट है ये ग्राउंडेड होने की वजह से, ग्राउंडेड है मतलब यहाँ का पोटेंशियल कैसा रहेगा, जीरो, लोअर पोटेंशियल, और ये वाली साइड इसकी आ गई हायर पोटेंशियल पे, तो ये सारा का सारा चार्ज जो है वो ग्राउंडेड हो जाएगा, है ना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो जाएगा, मतलब ये रहेगा क्या, यहाँ पे नहीं रहेगा, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे जीरो रहेगा ना, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये सारा का सारा चार्ज जो है ये फ्लो हो जाएगा, तो इसके आउटर सरफेस पे, आउटर लेयर पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो योर सर्किट विल बी लाइक दिस। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, मतलब कैपेसिटर विल बी लाइक दिस, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स इज नथिंग बट डी, है ना, डी इज दैट डिस्टेंस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय V। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो हमें Q तो एज इट इज रहेगा, V फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस दैट इज D।
तो V इज इक्वल टू ईडी होता है, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, राइट। बट ई की वैल्यू क्या रहती है, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, तो दोनों पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इक्विवेलेंट होती है रेक्टेंगुलर प्लेन शीट के समान, है ना। तो रेक्टेंगुलर प्लेन शीट की क्या आई थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो E इज इक्वल टू पहले प्लेट की आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस दूसरे प्लेट की आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो ये E हो जाएगा सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू Q बाय A इंटू एप्सिलॉन 0, ये हो गया E, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अब क्या करेंगे, ये E को उठाएंगे, E को उठाएंगे इक्वेशन 2 में रखेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2, V इज इक्वल टू E इंटू डी। E की वैल्यू आई है Q बाय A इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू डी की वैल्यू क्या है, सॉरी इंटू डी। तो ये इंटू डी हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 this becomes C is equals to Q upon Q into D, तो QD by A into एप्सिलॉन 0, राइट। Q कैंसल, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, तो A इंटू एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम, बिटवीन द प्लेट। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया, राइट। ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज D, और इसकी थिकनेस होती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, ये होती है T। तो ये स्पेस कितनी हो गई, ये टोटल स्पेस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड द पैरेलल प्लेट्स इज D माइनस T, ठीक है। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये मान के चलते ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E0। ये इधर आ रही है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास, ये डाइलेक्ट्रिक मतलब ये अब ये कैपेसिटर के अक्रॉस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लैब के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करके काम करेगी। इसके वजह से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ये पोलराइज होगा, और पोलराइजेशन जब होगा तब इसके अक्रॉस में ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब इधर आएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस नेगेटिव के वजह से इधर साइड में आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा, एंड इज लाइक दिस। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोलराइज होने के वजह से एक अलग पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, प्रोड्यूस होगी, एंड दैट इज ईपी बार, जिसकी डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना, ये रहेगी राइट टू लेफ्ट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिना डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, E0 बोल देते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, the electric field intensity without dielectric of a capacitor is E0,
इज ई जीरो, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो, राइट। और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, तो वो हो जाएगी क्यूपी बाय ए एप्सिलॉन जीरो, एंड पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is EP, which is equals to Q by A into एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा QP, पोलराइजर चार्ज, राइट। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हो जाएंगी। एनीवेज, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, देयरफॉर ये E जीरो, देयरफॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड is E, which is equals to E zero minus EP, right, which is nothing but equals to होता है E zero by K. K stands for dielectric constant. ध्यान में रखेंगे कि रिलेशन है, that is E zero by E zero minus EP, मतलब resultant electric field will be nothing but equals to dielectric constant होता है, ठीक है। Just a minute, I will be back. ओके, तो ये E की वैल्यू आ गई हमारे पास, इट इज दिस E जीरो बाय के। हमें वापस से फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले जो अप्लाई किया था वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको मैं ओके, एनीवेज इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, राइट। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर द कैपेसिटेंस of a parallel plate
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, क्या आएगा कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो दिस इज योर, एक्चुअली ये पहले लिखना चाहिए था, बाद में भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, अभी V फाइंड आउट करना पड़ेगा, और V मतलब क्या होता है, देयरफॉर V और बट V इक्वल्स टू क्या, तो अभी हमने देखा था E इंटू डी होता है। अब E कौन सा आएगा और D कौन सा, मतलब E कहा कैसा कैसा आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे E0 जो है ये D माइनस टी इतने स्पेस में प्रेजेंट है ना, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E0 इंटू D माइनस टी प्लस रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी जगह पे आएगी, ये यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे थिकनेस टी के लिए, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी E इंटू टी, ठीक है, इट बिकम्स E इंटू टी, एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू इधर है E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E की वैल्यू क्या है, E इज E0 माइनस EP विच इज E0 बाय K, तो ये है E0 बाय K इंटू टी। अब E0 कॉमन है, वो बाहर निकल जाएगा, E0 ब्रैकेट में बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाय के, प्लस टी बाय के, और E0 मतलब क्या है, E0 is Q by epsilon 0, राइट, तो वो रख दो, V is equals to Q by A epsilon 0 into D minus T plus T by K, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, इसको उठाएंगे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 therefore from इक्वेशन, ये C is equals to Q as it is divided by V की वैल्यू है Q by A epsilon 0 into D minus T plus T by K ब्रैकेट क्लोज, राइट, तो यहाँ पे ये Q कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर C, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, तो इट बिकम्स A into epsilon 0 डिवाइडेड बाय D minus T plus T by K, so this is the equation of uh, parallel plate capacitor with dielectric. नाउ अब इसकी कुछ कंडीशंस है वो अप्लाई कर देते हैं फटाफट। नेक्स्ट यहाँ पे है ना, पहले इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, दैट इज C विथ डाइलेक्ट्रिक, ये आया है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K, बराबर है, एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K प्लस T बाय K, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और कंडीशंस अप्लाई करेंगे। पहले कंडीशन क्या है, इफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स अप विथ एंटायर स्पेस, मतलब T इज इक्वल टू D, तो इक्वेशन ये 3 है, इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब क्या, ये कैपेसिटर है, राइट, और डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा इससे भरा हुआ है, इफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स अप विथ एंटायर स्पेस, मतलब थिकनेस ये पूरी यहाँ पे आ गई, मतलब T थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, हो गया, तो T के जगह पे D रख देंगे, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, इट इज C विल बी इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D एज इट इज, माइनस T के जगह पे D रख देंगे, तो माइनस D प्लस D बाय K, ये D कैंसिल हो जाएगा, राइट, डी कैंसल, एंड देयरफॉर C विल बी इक्वल टू K ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन 0 K
बाय डी, और ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक विदाउट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी। तो ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी इसके जगह पे सी जीरो रख सकते हैं, तो सी जीरो इंटू के, दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस विथ विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सी जीरो इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, इफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ थिकनेस T1 T2 T3 अप टू Tn। मतलब क्या, ये कैपेसिटर है, इसके बीच में वेरिएबल स्लैब्स मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स लगा दिए, ठीक, जिनकी थिकनेस अलग अलग है, इसकी T1 है, इसकी T2 है, इसकी T3 है, इसकी T4 है, इसे डैश डैश अप टू Tn। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैं, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स जो है, ये पूरा का पूरा और अप्रोक्सीमेटली थिकनेस से भरा हुआ है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अप टू Tn। ये अगर कर देते हैं तो दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू T हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन, ये वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 what we'll get is C is equals to ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाय डी के जगह पे टी रख देंगे, तो टी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, तो ये टी टी तो कैंसिल होगा, लेकिन यह यहाँ पे ये जो रेशो है ये के अलग अलग रहेगा सभी का, है ना। दिस विल बी K1, ये K2, ये K3, ये K4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबका अलग अलग रहेगा। तो ये जो है ये हो जाएगा T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस डैश डैश अप टू Tn बाय Kn। ये टी टी यहाँ पे कैंसल, तो C की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन A इंटू एप्सिलॉन जीरो अपॉन T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस डैश डैश अप टू Tn बाय Kn। तो ये बन गया इसका इक्वेशन। ठीक है, ये 3 हो गया, इसको 4 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं। फिर एक और कंडीशन है तीसरी, तीसरे कंडीशन में क्या बोला है, if the arrangement consists of n number of capacitors in parallel with plate areas A1 A2 A3 up to An and plate separation D। मतलब क्या, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, if the arrangement consists of n number of capacitors, ये n number of capacitors है जिन जो कि पैरेलल में है पैरेलल विथ प्लेट एरियाज A1 A2, सभी का एरिया अलग अलग है, राइट, एंड प्लेट सेपरेशन सभी का कैसा है, सेम है, एरिया अलग अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ इंडिविजुअल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इज डिफरेंट बट डी सेम है। तो ये इसका, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, विल बी, हाँ, इक्वेशन क्या है हमारा वापस से, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन, ऐसे केस में हमने पहली वाली कंडीशन देखी थी, उसका इक्वेशन हम यूज करते हैं, ये है ना, ऐसा ही है वहां पे। तो इक्वेशन क्या है, ए एप्सिलॉन जीरो के बाई डी, तो इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करने का, तो इट इज ए एप्सिलॉन जीरो के
बाय डी, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। C is equals to A epsilon 0 K by D. This was equation number 4. So this is from equation 4. तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कैसे होंगे, अलग अलग। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3 और अप टू दिस इट इज Kn। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है बाहर डिवाइडेड बाय डी भी कांस्टेंट है, सभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स इज सेम, सो डी बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले कैपेसिटर का एरिया A1 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस दूसरे के लिए A2 इंटू K2 प्लस A3 इंटू K3 प्लस डैश 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 अप टू AN इंटू KN, इस तरीके से, ठीक है। एंड देयरफॉर C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाय D इंटू, अगर मान के चलते हैं ये सभी का एरिया जो है, इफ A1 is equals to A2 is equals to A3 is equals to dash dash up to AN, ये सबका सेम है and that is average area which is equals to A by N, N number of capacitors के हिसाब से एवरेज एरिया A by N है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जाएगी इस इक्वेशन में, तो दिस इक्वेशन बिकम्स C is equals to epsilon 0 by D into A1 के जगह पे A by N इंटू K1 प्लस A2 के जगह पे A बाय N इंटू K2 प्लस A3 के जगह पे A बाय N इंटू K3 प्लस डैश डैश अप टू A बाय N इंटू KN, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ से A बाय N कॉमन निकल जाएगा, तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू A बाय N कॉमन A इंटू एप्सिलॉन 0 बाय N इंटू D, ब्रैकेट में क्या बचेगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डैश डैश अप टू Kn। So this is your equation of capacitance in such condition. This must be your equation number 6. और चौथी एक और कंडीशन है इसमें, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, कि इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इन 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 प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हमने मेटल रख दिया, इफ द मेटालिक प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी वहां पे, K is equals to infinity, is placed between two parallel plates of a capacitor, then क्या होगा, C is equals to A into epsilon 0 divided by D minus T plus T by K है, K की वैल्यू इन्फिनिटी अगर रख दी तो C is equals to A into epsilon 0 divided by D minus T plus T by infinity, and T by infinity is 0, तो C is equals to क्या हो जाएगा, A epsilon 0 divided by D minus T, right?
डी माइनस टी हो जाएगा, राइट। और इसको अगर C0 मतलब कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक के टर्म में अगर लिखते हैं तो ये इक्वेशन को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, दिस बिकम्स C इज इक्वल टू, अगर मैंने D से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D इंटू D बाय D माइनस T, है ना। D से डिवाइड किया, D से मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी नहीं हुआ, D D वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, और A एप्सिलॉन 0 बाय D मतलब क्या होता है, C0। So therefore C is equals to C0 into D by D minus T it is. This is your equation number 7. ठीक है, सो दीज आर व्हाट ऑल द कंडीशंस। द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर लिया है, बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, सप्लाई वोल्टेज दे दिया और की को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। इस कंडक्टिंग वायर में से जो करंट फ्लो होता है इसको हम यहाँ पे कहते हैं आईसी। आईसी इज नथिंग बट द कंडक्टिंग करंट। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो बाउंडेड चार्ज पार्टिकल्स है उनके डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो करंट फ्लो होगा, दैट करंट इज नथिंग बट आई डी। और यही आईडी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आईडी और आईसी हमें मिल जाएगा कैसे। तो एक इक्वेशन है, वी हैव that electric field intensity E is equals to, for a dielectric constant K is E is equals to Q by A epsilon 0 K, राइट। तो यहाँ से अगर हमने Q निकाल लिया तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन 0 K इंटू डी, सॉरी E, है ना। ठीक है, तो ये ए एप्सिलॉन 0 के इस E के तरफ चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन 0 के इंटू ई, ये हो गई Q। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट ना। तो करंट क्या हो जाएगा, कंडक्शन करंट, देयरफॉर द कंडक्शन करंट IC इज, क्या हो जाएगा, इसको चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है, मतलब इस Q को अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो बन जाएगा काम हमारा। तो IC विल बी इक्वल्स टू dQ बाय dt, and therefore this IC is equals to d by dt of Q। Q की वैल्यू है ये A एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू E। ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो आईसी विल बी इक्वल्स टू ए इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू डी ई बाय डी टी हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन करंट आईसी। और यही करंट जो है ये इधर के बाउंडेड चार्ज पार्टिकल्स के वजह से, ये बाउंडेड चार्ज पार्टिकल्स इधर से इधर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ फ्लो होंगे तो उसी को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, है ना। तो देयरफॉर आईडी इज नथिंग बट इक्वल्स टू आईसी व्हिच इज इक्वल्स टू ए इनटू एप्सिलॉन 0 के इनटू डीई बाय डीटी हो जाएगा। सीरीज में ही है ना, सो करंट विल बी सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी सेम। ठीक है, यहां से डीई बाई डी टी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डीई बाय डी टी इज इक्वल्स टू आई सी या आई डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन 0 इंटू के हो जाएगा। तो दिस इज, क्योंकि टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड द लास्ट स्लाइड इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन। तो ये यहां से सप्लाई वोल्टेज दे दिया तो इसके वजह से करंट फ्लो हो जाएगा आई, ये आई के वजह से ये प्लेट हायर पोटेंशियल, ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगी, मतलब दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, राइट। मतलब करंट जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, तो इसके वजह से
जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे। लेकिन अगर हमने उसके अगेंस्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करा के यहाँ पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेट के तरफ, निगेटिव प्लेट के तरफ जो उसको अपोज करेगा, उसके तरफ अगर हमने पहुंचा दिया, तो वहां पे जो वर्क परफॉर्म होगा वो वर्क इस कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, एंड वही पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला है क्या है, W इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, राइट। तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय dV, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय dq, मतलब डिफरेंशियल चार्ज फ्लो होगा तो डिफरेंशियल वर्क परफॉर्म होगा। सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, राइट। और v इक्वल्स टू क्या होता है, तो v q इज इक्वल्स टू cv होता है, तो v इज इक्वल्स टू q बाय c हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर हमने रख दिया तो dw इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q, सॉरी स्मॉल q आएगा, स्मॉल q लिया है यहाँ पे, तो q बाय v के जगह पे q बाय c इंटू dq, ये हो गया dw। हमें dw चाहिए नहीं है, हमें w चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ओवर द लिमिट फ्रॉम मिनिमम करंट मतलब 0 टू मैक्सिमम करंट मतलब q, 0 टू q इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि q ये यहाँ पे हमने लिखा है ना। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन dw पे इंटीग्रेशन को लिमिट नहीं देना, इधर रहेगी इंटीग्रेशन q बाय c इंटू dq ओवर द लिमिट 0 टू कैपिटल Q। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w, q, ये dq जो है ये स्मॉल आएगा, तो c कांस्टेंट है, बाहर कर दिया 1 बाय c इंटू इंटीग्रेशन q डी क्यू क्या आएगा, q स्क्वायर बाय 2, राइट। q डी क्यू का इंटीग्रेशन इज q स्क्वायर बाय 2, राइट, ओवर द लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। तो देयरफॉर ये W इज इक्वल्स टू 1 बाय सी, ये 2 भी बाहर निकाल देता हूँ, 1 बाय 2c हो जाएगा, इनटू स्मॉल q के जगह पे पहले कैपिटल Q उसका स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हो जाएगा W का, इट इज इक्वल्स टू q स्क्वायर माइनस 0 इज 0 स्क्वायर इज q स्क्वायर, तो इट इज q स्क्वायर बाय 2c। यही वर्क जो है ये कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर होगा। सो दिस वर्क is stored in the capacitor in the form of potential energy, that is electric potential energy, as ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे, विल बी इक्वल्स टू W, तो U इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 Q स्क्वायर बाय C। तो ये हो गया इसका पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। बट Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, है ना। तो Q के जगह पे CV अगर रखते हैं तो U इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C, राइट। C कैंसिल हो जाएगा, एक एक C, तो U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन Q और C के फॉर्म में आ गया, एक CV के फॉर्म में आ गया, तो QV के फॉर्म में लिखते हैं, तो QV के फॉर्म में अगर आता है तो C के जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो C इज इक्वल टू Q बाय V, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाय V वो रख देते हैं, तो U इज इक्वल टू 1 बाय 2 Q बाय V
इंटू वी स्क्वेयर, यहाँ पे वी कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू वी। ये तीसरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा इक्वेशन से 3। So this is what the energy stored. These are what U is equals to half Q square by C, U is equals to half CV square, and U is equals to half QV. This is nothing but the potential energy what is stored between the two parallel plates of the capacitor. So this is what all about the electrostatics. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, या जो लोग भी इन फ्यूचर ये वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट अगर आपने देखी होगी तो पोस्ट पे नीचे एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर चैनल पे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।